हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट और इसके 8 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके थे। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर 9th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट। ये लेक्चर काफी छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि इसमें फिलहाल हम सिर्फ एक या दो टॉपिक ही कवर करेंगे, जिनका नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी या परसेंटाइल ऑक्यूपेंसी आप इसको कह सकते हैं। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे और उसके बाद आगे जो टॉपिक्स आएंगे वॉइड्स वगैरह की, वॉइड्स की पोजीशन और वॉइड्स के रेडियस रेशियो, इन टॉपिक्स पर पहुंचने से पहले हम अभी तक जितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उन टॉपिक्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, हम उसको एक नजर देख लेंगे एक या दो लेक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हम लगभग चैप्टर का 70% पार्ट कवर कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, टॉपिक भले ही छोटा है, लेकिन इस टॉपिक के बाद जो एक फॉर्मूला निकल कर आएगा यूनिट सेल की डेंसिटी का, बोर्ड में आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला पे बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान और बहुत सिंपल सा टॉपिक है आज का, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, calculation of density of a unit cell, ठीक, from its structure। हमें कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी, तभी हम उसकी डेंसिटी निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से जो अभी हम आगे ड्राइव करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी चीज आप देखें कि डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी गिवन वॉल्यूम में कितना मास कंटेन कर रहा है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं, हम लिख रहे हैं वी नो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब अपने वाले केस में क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द density of unit cell, so we have to put the mass of the unit cell and of course the volume of the unit cell also। तो हम लिखेंगे density of unit cell equals to mass of unit cell, mass of unit cell upon volume of यूनिट सेल। ठीक, ये हमारे पास यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट करने का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज आप दिमाग में बिठा के चलिए कि जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला निकालने वाले हैं वो सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालने वाले हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, हमारे 12th क्लास के सिलेबस में जो डिटेल्ड स्टडी है वो क्यूबिक यूनिट सेल की ही है। अब वो क्यूबिक यूनिट सेल किसी भी तरह की हो सकती है, वो बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, फेस सेंटर्ड हो सकती है, या फिर सिंपल प्रिमिटिव भी हो सकती है। तीन ही तरह की होती है और उसी से बेस्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पैकिंग हमारी बनी थी, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अब देखिए मास ऑफ यूनिट सेल जो है किसके इक्वल होगा। देखो मास ऑफ यूनिट सेल, जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाऊं, ठीक है, कोई भी एक यूनिट सेल मैं यहाँ पर बना दूं, सपोज दैट मैं एक यहाँ पर बॉडी सेंटर यूनिट सेल बना दूं। ये बॉडी सेंटर पर एक एटम रख दिया मैंने और बाकी एटम्स कहां पे रख दूंगा मैं, कॉर्नर्स। अब हमसे पूछते हैं कि इसका मास कितना होगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यूनिट सेल में मास किस चीज का होगा, है क्या बॉडी में, इसमें पूरी यूनिट सेल में। तो देखिए ये जो लाइंस हैं इनका कभी ना कोई मास होगा। ये तो हमने उसकी शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने मन से बना लिए, तो इमेजिनरी होती है। एक्चुअल में तो मास किसका होता है, ये जो एटम्स रखे हुए हैं इनका एटम्स का मास होता है। अब ये मास कैसे निकलेगा, अगर ये सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं यहाँ पर ये एटम्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो कुछ कैटायंस कुछ एनायंस आते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हालांकि आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, वहां पर एक साइज के सारे पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं तो हम क्या करें, एक एटम का मास इनटू जितने एटम्स यूनिट सेल में आ रहे हैं वो। देखो कैसे, मास ऑफ यूनिट सेल को हम क्या लिखें, नंबर ऑफ एटम्स
इन यूनिट सेल, याद करो ये नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल है, इसी को हमने क्या नाम दिया था, रैंक ऑफ यूनिट सेल, या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी इसको कह सकते हैं। और इस चीज को Z से रिप्रेजेंट करा जाता है, मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूं। और अगर नहीं भी बताया कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप याद रखेंगे कि किसी यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, वो जो टोटल नंबर निकल कर आती है, कैलकुलेट तो मैं करा ही चुका हूं, उसको हम रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ये तो कहते ही है, साथ ही साथ उसको इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी कहा जाता है, और उसको Z से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो जितने भी एटम्स होंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वन एटम, ठीक है। एक एटम का जो भी मास है टोटल उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने एटम्स यूनिट सेल में हैं। किस केस में, अगर सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं। और नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है कि नहीं। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये जो चीज है ना, ये इसको हमने लिख दिया Z। अब ये तो हमें तभी पता चलेगा जब ये पता हो किस टाइप की यूनिट सेल है, तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब मास ऑफ वन एटम जो है इसको फिलहाल हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, मास ऑफ वन एटम, इसको हम अभी एक चीज से रिप्लेस करेंगे। और जरा देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, चूंकि क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब एक क्यूब के आकार की, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, साइड या एज का क्यूब। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब जो आपकी यूनिट सेल की एज थी, ये ए, ठीक है, इसका क्यूब। और इधर डेंसिटी को हम रो से या डी से, जो आपको ठीक लगे उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो मास ऑफ वन एटम है इसको मुझे रिप्लेस करना है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा कहां से, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल आप इसको फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट कर लें, नीचे जगह कम है तो मैं इसको अभी ऊपर ही लिखूंगा आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चल। ठीक है, इसको ऊपर लेके दे रहा हूं मैं। तो रो इक्वल्स टू, सॉरी अभी रो की तो बात ही नहीं है, अभी तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं। अगर मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं और मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो एटॉमिक मास हुआ करता है ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ वन मोल एटम्स। ये बात सबको पता है। देखो वैसे मैं डायरेक्ट भी रख सकता था, आप लोग 12th में हैं तो आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते थे, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि एटॉमिक मास किसी एटम का किसके इक्वल होता है, मास ऑफ वन मोल एटम्स। अच्छा, वन मोल एटम का मतलब क्या हो गया, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक। और ये किसके इक्वल है, आपका एटॉमिक मास, समझ रहे हैं ना। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आप एडजस्ट कर लें, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 3 एटम। अब यहां से अगर मैं निकालूं मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, तो क्या निकलेगा, एटॉमिक मास अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। अब ध्यान से देखो, एटॉमिक मास को तो हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में करते थे। और ये जो नंबर आपको दिखाई पड़ रही है 6.022 into 10 to the power 23, इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन ए से, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम क्या आ गया, एम अपॉन एन ए। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, और आपने नोट तो कर ही ली होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, रो इक्वल्स टू, ठीक है, ऊपर क्या था, Z था, नीचे क्या था, ए क्यूब था,
ठीक है। और यहां पर मुझे पुट करना था मास ऑफ वन एटम, जो कितना निकला m, और नीचे क्या निकला Na। बस यही फॉर्मूला आपको ड्राइव करना था। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रो इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेंगे, और रो इक्वल्स टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू Na। अब यहां पर आप सारी चीजों को बता देंगे, वेयर Z इक्वल्स टू क्या है, M क्या है, A क्या है और Na क्या है, ठीक है कि नहीं। तो Z क्या है, रैंक ऑफ यूनिट सेल या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, M क्या है, एटॉमिक मास, A क्या है, एज लेंथ, और N क्या है, Na एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आने वाले इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। इससे देखिए, आप जरूरी नहीं कि वो आपसे हमेशा डेंसिटी पूछे, वो आपसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करवा सकता है, वो आपसे एज लेंथ की कैलकुलेशन करवा सकता है, वो आपसे जेड की कैलकुलेशन करवा के उस यूनिट सेल का टाइप पूछ सकता है कि जेड की कैलकुलेशन मान लो 2 आती है या 4 आती है या 1 आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि बताओ यूनिट सेल किस टाइप की थी। समझ में आ रही बात। तो इन सब पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं। ये तो हो गई डेंसिटी की बात। अब ध्यान रखें, यहाँ पर जो यूनिट होंगी, यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो फिलहाल अगर हम बात करें तो जो ये हमने एटॉमिक मास वगैरह रखा है मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो सब ग्राम में होता है, ठीक है, सीजीएस यूनिट में। तो यहाँ पर जो जो यूनिट सेल की हमने एज मानी थी, अभी हमने डायग्राम हटा दिया है, उसको हम सेंटीमीटर में लें, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बाय डिफॉल्ट यूनिट होती है वो ये रहती है, ठीक है। यूनिट पर आप विशेष ध्यान दें, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो फिर जो ये मोलर मास है, इसकी जो यूनिट चली जाती है वो किलोग्राम मोल इनवर्स में चली जाती है, और फिर हम यहाँ पर मीटर में ले लेते हैं एज लेंथ, और तब यूनिट बदल जाती है, फिर यूनिट हो जाती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। लेकिन आमतौर पर ये जो क्रिस्टल्स की यूनिट सेल्स है इतनी छोटी होती है कि इनकी जो एज लेंथ वगैरह है सेंटीमीटर या मीटर में तो लेते ही नहीं है, बहुत छोटी यूनिट्स का यूज करा जाता है इनके अंदर। जैसे मान लीजिए आपसे नैनोमीटर में दे रखा है या पिकोमीटर में दे रखा है, तो इनका आपको कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे बात करें नैनोमीटर की, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर -7 रह जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, इतना तो आपको पता होगा, 12th में है आप लोग। या फिर पिकोमीटर की बात करूं मैं, तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है, या फिर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी यूनिट एंगस्ट्रॉम में भी दिया जा सकता है, 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -8 रह जाएगा। ये यूनिट कन्वर्जन भी काफी जरूरी है, ठीक है कि नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये इस एजम्पशन के आधार पर बनाया गया है कि सारे यूनिट, सारे जो एटम्स है वो आइडेंटिकल हैं, तभी हमने एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स करके पूरी यूनिट सेल का मास निकाल लिया था, ठीक। ये टॉपिक आपका फिलहाल कंप्लीट होता है। अब एक छोटी सी चीज है, वो है क्या, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, उसको भी और देख लेते हैं, फिर हम इस वाले लेक्चर को क्लोज करेंगे, और आगे आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करके आगे के टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। अब ये परसेंटेज ऑक्यूपेंसी क्या है, आप इसको 2 मिनट में बहुत जल्दी से ध्यान से देख लें। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी का एक सीधा सा मतलब क्या, देखो एक चीज आप समझो, जैसे कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल हम मान के चलें, जैसे ये, तो ये जो
जगह जहां जहां पर ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं लैटिस साइट्स। ठीक है, जहां जहां पर पॉइंट्स दिख रहे हैं। फिलहाल ये हमने एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है। तो ये जो अभी इससे पहले हमने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था या डेंसिटी कैलकुलेट करी थी, वो ये मान के कैलकुलेट करी थी कि हर लैटिस साइट पर कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद है। ये हमने मान के कैलकुलेट करी थी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल डेंसिटी। ठीक है, कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल डेंसिटी किसको, अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला, मान लीजिए एक्चुअल में आपको वहां पर कोई वैल्यूज दे दी जाए, कोई यूनिट सेल बता दी जाए कि उसकी एज लेंथ इतनी है और फॉर्मूला क्या निकाला, देखो रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। अगर ये सारी चीज आपको पता हो, एम पता हो एटॉमिक कौन सा आइटम है, किसका क्रिस्टल है, ठीक है, जेड पता हो यानी कि क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, ए क्यूब यानी एज पता हो उसकी, क्यूब तो आप कर ही लेंगे और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ से डेंसिटी निकाल देंगे और ये जो डेंसिटी होगी ये कैलकुलेटेड डेंसिटी होगी, क्योंकि आप ये मान के चल रहे होंगे कि उस यूनिट सेल के हर लैटिस साइट पर पार्टिकल मौजूद है, जबकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से, जैसे इसमें जो लैटिस साइट्स में कितनी है, देखो 8 तो कॉर्नर हो गए और 6 क्या हो गए, फेस सेंटर्स। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें जो z है वो कितना है, इसका z कितना निकला था, 4 निकला था। आप कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर में कितना निकलता है, 4 निकलता है। एक का एक कंट्रीब्यूशन तो कहां से आ गया, सारे कॉर्नर वाले एटम से, और फेस वाले का 1/2 होता है, तो 6 फेसेस हैं तो 3 वहां से मिल गया आपको, तो 4 हो गया। अब ये 4 तभी तो हुआ ना जब हर लैटिस साइट पर एटम है। मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर मिस होता, या फिर मान लीजिए यहाँ से मिस होता, तब क्या ये 4 आता, तो क्या वही वैल्यू आती जो इस समय आ रही है, नहीं, फिर वो वैल्यू इससे थोड़ी सी कम आती। इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल डेंसिटी जो होती है वो हमेशा, ठीक है, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी से ज्यादा आती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि हम ये मान के चल रहे होते हैं कि हर लैटिस साइट पर पार्टिकल मौजूद है, जबकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, तो यहीं से हम परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यूनिट सेल में जितना भी ऑक्यूपाइड होने वाली साइट थी उनका कितना परसेंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर पाया और कितना परसेंट वहां पे रह गया। ठीक है, अगर सारी जगह पर पार्टिकल्स हैं हर लैटिस साइट पर, तो हम कहेंगे ऑक्यूपेंसी 100% है। लेकिन अगर कहीं एक जगह भी मिसिंग हो गया तो फिर ऑक्यूपेंसी उसकी 100 से कम हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी तो बाद में पता चलेगी, जब ये मालूम पड़ेगा कितने कितने पार्टिकल मिसिंग है। तो वो जो भी निकलेगी हम उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी। और परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है रो एक्सपेरिमेंटल अपॉन रो कैलकुलेटेड इनटू 100। ठीक, ये परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकालने का फॉर्मूला है। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी एक्चुअल में जितनी निकलेगी, ये कैलकुलेशन से जितनी निकल कर आ रही है वो ये हमेशा ज्यादा निकलती है, आपको पता है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि 100% पार्टिकल्स जो है ऑक्यूपाई करे हुए लैटिस साइट्स को, इनटू हमने क्या कर दिया 100। ये जो कैलकुलेशन हो जाएगी इसी से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये दोनों टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लें, स्पेशली डेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो, और अगले 1 या 2 लेक्चर्स में हम लोग अभी तक जो चीजें पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।